हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इससे प्रीवियस जो हमने पढ़ा था तो प्रोटीन्स के बारे में टोटल पढ़ लिया था। उस एक मॉड्यूल में हमने जो छोड़ा था दैट इज ऑल अबाउट अमीनो एसिड्स। तो इतना तो पता हो ही गया होगा उस मॉड्यूल्स पढ़ के कि हमारा जो प्रोटीन्स बना है वो स्मॉलर यूनिट्स का बना है दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। तो अब ये अमीनो एसिड्स क्या होगा, ऑब्वियस जब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंबाइन होके क्या बनता है। अगर कम तक कंबाइन हो अप टू 50 हो तो पेप्टाइड्स एंड मोर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बल्कियर हो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ये जो अमीनो एसिड्स है इसमें क्या होता है, एक एमीन ग्रुप होता है, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो इसका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है तो इसके साथ क्या होता है, सी एच ग्रुप के साथ एक एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, दूसरे इधर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है और एक एच के साथ एक साइड चेन जुड़ा होता है। ये जो आर है ये साइड चेन है, इसके नीचे और भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा या कोई और एमिनो एसिड जुड़ सकता है इसी आर से। बाकी एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप वो दोनों अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का। ओके, तो हमारे नेचर में अभी तक फिलहाल में फॉर अबाउट 300 अमीनो एसिड्स हैं। आपने पढ़ा होगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चीज है इसमें, बेसिक अमीनो एसिड्स भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, COOH ग्रुप है जिस कारण इसका ड्यूटेराइड होता है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। ओके, तो अब एक अमीनो एसिड्स में जो आपने स्ट्रक्चर देखा तो एक अमीन ग्रुप दिखा NH2 ग्रुप, दूसरा COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक कार्बन पे, चौथा कार्बन पे साइड चेन है। साइड चेन में कुछ और भी, कुछ भी एलिफेटिक एरोमेटिक व्हाटएवर दूसरा अमीनो एसिड जुड़ सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइड चेन। तो ये हर एक अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो एक्सेप्शनल सभी जगह होता है, तो कुछ एक एक्सेप्शनल भी है जैसे ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में साइड चेन आर के जगह पे एच ही होता है। ठीक है, तो उसको दो हाइड्रोजन होते हैं, तो इसीलिए ग्लाइसिन लगभग जो भी एक्सेप्शनल केस आते हैं जितने भी हम अमीनो एसिड में पढ़ेंगे लगभग में अगर एक्सेप्शनल है दैट इज ग्लाइसिन, वो ग्लाइसिन होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कि हमारे ग्लाइसिन जितने भी हैं सभी के अल्काइल फिब्रेशन है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अब हमको जो मेन पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसके भी अलग अलग बेसिस पे होते हैं। तो पहला जो है वो है पोलैरिटी, कितना ज्यादा पोलर है। तो पहले है पोलर अमीनो एसिड्स। तो जो पोलर है अमीनो एसिड्स है उसका जो आर ग्रुप है दैट इज साइड चेन, वो वाटर में सॉल्युबल होगा। वाटर में सॉल्युबल होगा दैट मीन्स वाटर लविंग होगा दैट इज हाइड्रोफिलिक। अगर पानी में सॉल्युबल नहीं होगा तो उसको हम लोग फोबिक बोलते हैं, मतलब उससे उसको डर है, फोबिया। तो अब ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर में सॉल्युबल होगा दैट मीन्स वाटर से लव है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें नॉन पोलर एमिनो एसिड की तुलना में ये ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। इसमें वैसा फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो, H बॉन्डिंग बनाता हो, तो उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा तभी किसी के साथ जुड़ेगा, ऑब्वियस। तो अब इसमें क्या क्या है, पोलर में क्या है, सेरीन, थ्योनीन, सिस्टीन, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन पोलर में क्या होगा, जैसे उसके विपरीत, नॉन पोलर इन नेचर, नॉन आयोनाइज्ड एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर से डर लगेगा, वाटर में सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसके एग्जांपल्स हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, तो याद करना पड़ेगा आपको ना। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम जो खाते हैं उस अकॉर्डिंग, तो दो तरह से उस अकॉर्डिंग है हमारी बॉडी में, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। सब सिंपल कि कोई भी चीज की जरूरत हमको कब होती है, जब हमारे पास वो चीज नहीं, ऑब्वियस। हमारे पास अगर कोई चीज है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको एसेंशियल थिंग्स हो जाएगा आपके लिए मोबाइल, वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। ओके, तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो चीज नहीं है तो दैट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, उसको हमको बाहर से लेना पड़ेगा। तो यही है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में कि जो हाँ
एमिनो एसिड्स हमारा बॉडी खुद नहीं ले सकता, खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, खुद नहीं बना सकता, लेकिन अब जरूरत तो है एमिनो एसिड्स का हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, रिपेयर के लिए हमारे बॉडी में चाहिए। तो अब ये कहाँ से लेगा? तो इसको बाहर से लेना पड़ेगा बाय फूड सोर्सेस। अब वो फूड सोर्सेस प्लांट सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स हो सकता है, कहीं से भी लेना है इसको। तो जो चीज हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, जो हमको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत वाइटल है और जो हम फूड सोर्स से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ओके, क्लियर है? इसके जस्ट वाइस वर्सा नॉन एसेंशियल, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रहा है, उसकी हमको जरूरत नहीं है, ऑब्वियस नहीं जरूरत है, उसको डाइट के द्वारा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन रहा है। तो वैसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड 11 है हमारे बॉडी में, 11 है, और एसेंशियल 9 है, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन। तो अब यहाँ पे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल तो क्लियर हो गया, जो हमारे बॉडी को बहुत वाइटल है, हमारे बॉडी के लिए वाइटल दोनों है हमारे बॉडी के लिए, बट जो हमको बाहर से चाहिए वो उसको एसेंशियल, जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता दैट इज एसेंशियल, जो हमारे लिए जरूरत नहीं है, हमारा बॉडी खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, दैट इज नॉन एसेंशियल। ओके, अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा, जैसे अभी आपका एग्जिट एग्जाम होगा या इवन फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा, या फर्दर आप लेटर एंट्री लेते हैं जीपैट में, या इवन एमसीक्यू आता है, तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो आपको एसेंशियल एमिनो एसिड्स याद करने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एसेंशियल 9 ही होते हैं, तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स का नाम याद कर लीजिए। हिस्टिडीन, आइसोलेशन, लूसीन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्योनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन, ये 9 आप याद कर लीजिए। बाकी जो बचता है ऑब्वियस वो हमारा नॉन एसेंशियल हो जाएगा। तो ये अगर 9 याद करेंगे तो आपको नॉन एसेंशियल याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप एसेंशियल याद कर लीजिए। अगर इस टाइप का एमसीक्यू आता है तो नॉन एसेंशियल भी आता है, तो आपको एसेंशियल वाला याद है, अगर वो नहीं है उस लिस्ट में दैट इज नॉन एसेंशियल। ओके, तो एक क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे। उसके बाद आर ग्रुप पे क्या एमिनो एसिड्स, क्या चीज जुड़ा है, क्या आके लग रहा है, उस पे क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा, अभी जस्ट पढ़ा है ना, कि स्ट्रक्चर है ये हमारा हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये एक एमीन ग्रुप होना ही होना है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना ही होना है, एक एच होना ही है। अब जो नया कहाँ लगेगा, इस साइड चेन पे। अब ये साइड चेन डिपेंड करता है कि कौन सा चीज इस पे लगा है, वैसा इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई एसिडिक एमिनो एसिड आ गया वहां पे, या नेगेटिवली चार्ज कोई भी आ गया, तो उसको एसिडिक एमिनो एसिड्स कह सकते हैं। अगर बेसिक टाइप का कुछ आर पे आके लग गया तो उसको हम लोग बेसिक एमिनो एसिड्स कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अगर वहां पे कोई सल्फर एटम लगा है, इन केस ऑफ सिस्टीन और मेथियोनिन, तो सल्फर एमिनो एसिड्स हो गया। कोई एरोमेटिक रिंग आके लग गया है तो उसको एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। कोई ऐसा एमिनो एसिड जिसमें एलिफेटिक रिंग हो तो एलिफेटिक रिंग्स बोलते हैं। तो आर पे क्या लगा है, किस टाइप का पोजिशन, कौन सा फैक्टर लगा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 3 क्लासिफिकेशन थे और तीनों बहुत इजी है। ना फंक्शंस, तो फंक्शंस इसका क्या होगा, ऑब्वियस मॉलिक्यूलर है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन का फंक्शन है वो हमारे एमिनो एसिड्स का फंक्शन है, ऑब्वियस। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमको हेल्दी रहने के लिए ये चाहिए। तो हॉर्मोन्स, हम जानते हैं कि जितने भी हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स और वो हॉर्मोन्स प्रोटीनियस इन नेचर है, तो उसके प्रोडक्शंस के लिए चाहिए, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए चाहिए, हमें नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, जितने भी वाइटल ऑर्गन है सभी के हेल्दी ग्रोथ के लिए चाहिए, हमारे रिपेयर के लिए चाहिए, हीलिंग के लिए चाहिए। तो जितने भी अभी इससे पहले हमने पढ़ा था रोल ऑफ प्रोटीन्स, तो वहाँ पे सभी में चाहिए। तो हमको बेसिकली अकॉर्डिंग टू चैप्टर बस क्लासिफिकेशंस पढ़ना था और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था। ठीक है, फिर भी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। तो प्रॉपर्टीज हमेशा 2 तरह का होता है, फिजिकल जो अपेरेंस से दिखे, दूसरा केमिकल जो उसकी केमिकल एबिलिटी है। तो फिजिकल क्या है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 200 से ज्यादा होगा, वाटर में सॉल्युबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने पोलर और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा है। उसके बाद क्या है कि इसका एक खास प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा प्रोटीन्स में कि कोगुलेट करता है। तो हाइयर टेम्परेचर पे देंगे तो वो कोगुलेट कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, उसके जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दैट्स वाई ये डिकम्पोज हो जाता है। ओके,
मोस्ट ऑफ द जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। मैंने पहले कहा था कि एक्सेप्शनल आता है कि ये काम कर रहा है एक्सेप्ट कौन सा अमीनो एसिड्स, तो आप वैसे ही टिक मार दीजिए ग्लाइसिन में, वो सबसे अलग रवैया रखता है अपना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा कि एक सी के साथ एच है, एक के साथ COOH है, एक के साथ NH है और एक के साथ साइन चेन है। तो वहां पे क्या है, एमीन ग्रुप बेसिक भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक भी है, तो दोनों के कारण क्या है, ज्यूटर आयन है, इसीलिए इसका एम्फोटेरिक नेचर भी है। उसके बाद ये बहुत सारे टेस्ट में जाता है, जैसे निनहाइड्रीन सॉल्यूशंस अगर आप देते हैं प्रोटीन्स में तो वॉयलेट कलर देता है, तो वहां से प्रेजेंट पता चलता है कि अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट है। वैसे जेंथो प्रोटीन टेस्ट में जाता है, उसमें क्या होता है कि जेंथो प्रोटीन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है, नॉट फॉर ऑल प्रोटीन और ऑल एमिनो एसिड्स बट ओनली फॉर एरोमेटिक टाइप ऑफ एमिनो एसिड। अगर किसी में एरोमेटिक रिंग वाला साइड चेन लगा है तो उसको टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में सॉरी टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स में भी आप ये तीनों टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, वैसे ही वो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, येलो कलरेशन देगा। फिर ये नाइट्रस एसिड के साथ यहाँ पे भी ये क्या करता है कि नाइट्रिक एसिड जैसे एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से नाइट्रोजन बाहर निकलता है। तो अगर नाइट्रो प्रोटीन है तो वहाँ पे नाइट्रस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट कर देगा, अनलेस नहीं करेगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में ये सारे आपके लैब टेस्ट। अब डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी प्रोटीन वाले डेफिशिएंसी एनफ था, आपको एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी नहीं पढ़ना है, फिर स्टिल थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ओके, तो पहला डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोनुरिया, नाम सुने होंगे आप। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जीन में डिफेक्ट हो जाता है। अब जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है और इट्स अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल फॉर अस। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी चीज हमारे बॉडी में है वो स्मॉलर यूनिट्स में टूटता है, देन मेटाबॉलिज्म में जाता है। तो अब यहाँ पे ये टूट ही नहीं रहा है, फिनाइल एलानिन टूट ही नहीं रहा है, तो टूट नहीं रहा है तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन्स पे जाके जमा होगा, उसके साथ मेल फंक्शन करेगा, तो हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। सीजर्स क्या होता है, हमें सीजर्स आने लग जाते हैं, सेक हैंड सेक होने लग जाएंगे, हाथ अकड़ना शुरू हो जाएगा, हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, हमारे स्किन यूरिन में एक फिशी स्मेल आने लग जाएगा। तो अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ये क्या है, फिनाइल एलानिन क्या है, फिनाइल एलानिन काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स, यानी कि हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने एमिनो एसिड्स ये बहुत ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिया है, इधर बॉडी बहुत ज्यादा सिंथेसाइज कर रहा है। तो हम क्या है, प्रोटीन ले रहे हैं, इसलिए अमीनो एसिड्स में प्रोटीन टूटता है। हमने डाइजेशन में पढ़ा है कि कोई भी जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हम खाते हैं तो उसके स्मॉलर यूनिट्स में टूटते हैं। तो प्रोटीन क्या चीज में टूटता है, पेप्टाइड्स में टूटता है, फर्दर उसका डिग्रेडेशन एमिनो एसिड्स में होता है। तो अब फिनाइल एल्निन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमने प्रोटीन या सोर्स ज्यादा लिया होगा, तो हम प्रोटीन सोर्स को कट ऑफ करेंगे हम अपनी मिल्क से, और इसके लिए सेप्रो सेप्रोपेट्रिन नाम की एक दवाई आती है, तो हम उसको यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बीमारी है दैट इज एल्केप्टोनुरिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी म्यूटेशंस होता है, तो होमोजेनिस्टिक डाइहाइड्रोजनेस म्यूटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा होमोजेनिस्टिक डाइऑक्सीजनेट्स बिल्डअप नहीं करने लग जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको मेटाबलाइज करने वाला एंजाइम्स नहीं रहता हमारे बॉडी में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको जैसे मेटाबलाइज नहीं होगा तो ये भी कहीं जाके डिस्पोज होना शुरू हो जाएगा, बैठना शुरू कर देगा। तो ये क्या करेगा कि बोन्स पे जाएगा, तो बोन्स की कैपेसिटी डेंसिटी को लूज करवाना शुरू कर देगा, या बोन्स में डिसफंक्शन करने लग जाएगा, आई में जाके बैठने लग जाएगा। तो इसके सिम्टम्स हमको दिखने लग जाते हैं कि हमारे जो वाइट पोर्शन है वहां पे डार्क स्पॉट्स होने लग जाएंगे, ईयर वैक्स काफी ब्लैक ब्लैक निकलने लग जाएंगे, मे बी किडनी स्टोन हो सकता है, प्रोस्टेट स्टोन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है इनकेस अगर वो आपके बोन पे जाके जमा हो रहे हैं। तो ये भी हमारे बॉडी में क्यों है, हमने अमीनो एसिड प्रोटीन्स बहुत ज्यादा लिया है। तो लो प्रोटीन डाइट्स ले सकते हैं,
या विटामिन सी ले सकते हैं। तो विटामिन सी क्या कर सकता है कि हमारे बॉडी में जो होमोलिस्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो चुका है उसको थोड़ा एक्यूमुलेट करता है, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद थेरेपी ले सकते हैं आप। उसके बाद है हार्टस्नप डिजीज, ये भी म्यूटेशन रिलेटेड डिजीज है, जो एक ऐसा जीन का म्यूटेशन है जो क्या करता है कि अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन और ये एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमको लाइट से सेंसिटिविटी होने लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बिना वजह एंजाइटी होने लग जाता है, एंगर बढ़ने लग जाता है, हमारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम अपनी डाइट में चेंजेस कर दें। लाइट से दिक्कत हो रहा है तो सन लाइट्स को अवॉइड करें, एंजाइटी से दूर रहे। तो ये सब चीजें। उसके बाद आपने पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, हालांकि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, बट थोड़ा जान लेते हैं कि अगर अमीनो एसिड्स 2-3 अमीनो एसिड्स या 2 से 50 तक अमीनो एसिड्स बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड। तो और यही पेप्टाइड्स अगर बहुत ज्यादा है तो ओलिगोपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। अगर 100 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, 100 अमीनो एसिड के साथ पॉलीपेप्टाइड्स है बहुत ज्यादा, तो वो प्रोटीन्स है। क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन्स को जैसे हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो पेप्टाइड्स में टूटता है, पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में टूटता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि वट ये, हालांकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है पेप्टाइड्स, तो हम अमीनो एसिड्स तक ही पढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।